आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। चलो शुरू करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये होगा हमारा टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को कॉइल बताई थी। वो कॉइल हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई थी। इस तरीके से कॉइल थी, देखो ऐसी कॉइल थी। मैं दोबारा से इसको यूज़ कर रहा हूँ, है ना। मैंने बनाई है, मेरे को बार बार तुम्हें दिखाने का मन कर रहा है कि ये बड़ी अच्छी बनी है ये। और इसमें आप देख सकते हो कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। ये जो पिंक वाले पेपर्स हैं दिखा रहा है, ये करंट इस तरीके से जा रहा है, करंट ऐसे इस तरीके से मूव कर रहा है। मुझे करंट नज़र आ रहा है क्लॉकवाइज, आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहा होगा, है ना। और ये जो क्रीम कलर की जो स्लिप्स हैं इस तरीके से ये फोर्स दिखाती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ हो, यानी तुम्हारी तरफ रखा हो नॉर्थ पोल और मेरी तरफ हो साउथ पोल, तुम्हारी तरफ नॉर्थ पोल मेरी तरफ साउथ पोल, तो फील्ड ऐसे तुम्हारे से चल के मेरी तरफ आएंगी। अगर फील्ड इस तरीके से आएंगी तो ये जो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है ना। इन सभी स्ट्रेट कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। इसको मैं ऐसे ही पकड़ लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मैं यहाँ एक हैंडल बना रखा है यहाँ पर पकड़ने के लिए इसको, ये रहा। तो अगर तो फील्ड अगर तुम्हारी तरफ नॉर्थ पोल रखा है, मेरी तरफ साउथ पोल रखा है, तो इस वाले स्ट्रेट कंडक्टर पे फोर्स लगेगा इस तरफ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल भी यूज़ कर सकते हो। फील्ड किस तरफ है? फील्ड है मेरी तरफ ऐसे, और करंट कहाँ जा रहा है? ये देख रहे हो, करंट जा रहा है ऊपर, तो मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाऊंगा, है ना। देखो तो थंब ऊपर और फील्ड कहाँ है? फील्ड है इस तरफ, ठीक है, और करंट कहाँ है? ऊपर। तो फोर्स कहाँ लगेगा? उधर लग रहा है। आप करके भी देख सकते हो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, सॉरी राइट हैंड पाम रूल, कि मैग्नेटिक फील्ड उंगलियों की डायरेक्शन में, तो फील्ड इस तरफ आ रही है या मेरी तरफ आ रही है? तो फील्ड मेरी तरफ आ रही है, यानी ऐसे। तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, ये वाली, ठीक है। हाथ को कॉइल के अंदर, और अंगूठा थंब की डायरेक्शन में क्या है? करंट। तो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर। और इसमें देखो करंट जा रहा है नीचे, तो करंट नीचे जा रहा है, अंगूठे को नीचे करेंगे, ये अंगूठे को नीचे किया, फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स लग रहा है बाहर। इस वाले लूप पे, इस वाले स्ट्रेट कंडक्टर पे तुम देख सकते हो करंट जा रहा है इधर, ठीक है, और फील्ड अभी भी इधर है। करंट जा रहा है इधर, तो फोर्स लगाना ऊपर की तरफ, और ऐसे ही इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। समझ गए? तो कुल मिलाकर के हमारी इस कॉइल पे टोटल फोर्स 0 है। इस फोर्स को ये फोर्स कैंसिल कर रहा है, इस फोर्स को ये वाला फोर्स कैंसिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया जाए, इस कॉइल को थोड़ा सा टर्न कर दिया जाए, ऐसे ऐसे टर्न कर दिया जाए, इस तरीके से ऐसे टर्न कर दिया जाए, तो तुम देख रहे हो ये फोर्स, अब ये फोर्स ऐसे नहीं रहे, अब ये फोर्स ऐसे हो गए, देख रहे हो। यानी कि अगर सामने से देखोगे तो तुम देख सकते हो कि ये जो फोर्स हैं, ये फोर्स हमारी कॉइल को घुमाने का काम करेंगे। ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये वाला फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये वाला फोर्स लग रहा है इस तरफ, यानी हमारी कॉइल ऐसे घूम जाएगी, इस तरीके से हमारी कॉइल ऐसे ही घूमेगी, ऐसे। देख रहे हो तुम फोर्स। एक्सिस कौन सी होगी रोटेशन की? ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ऐसे हमारी कॉइल घूमती रहेगी, इस तरीके से हमारी कॉइल, ये फोर्स ऊपर लेके जाएगा, ये फोर्स नीचे लेके जाएगा, और हमारी कॉइल ऐसे घूमती ही रहेगी, लगातार घूमती रहेगी, और ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमती ही रहेगी, समझ रहे हो, ऐसे घूमती ही रहेगी। ये दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स, ये वाले फोर्स, ये दोनों फोर्स एक लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं, एक लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं, तो ये घुमाने का काम नहीं कर रहे, ये खींचने का काम कर रहे हैं। हमारी कॉइल को ऐसे खींच रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं ऐसे, तो कॉइल घूमेगी नहीं। लेकिन ये वो जो फोर्स है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हमारी कॉइल को ऐसे रोटेट करेंगे, समझ गए, ठीक है। तो अगर मान लो ये लगातार रोटेट करती रहेगी ऐसे, अगर ये लगातार रोटेट करती रहेगी तो क्या बन जाएगा? तब तो मोटर बन जाएगी, है ना। अगर लगातार ऐसे रोटेट करती रहेगी तो ये कॉइल बन जाएगी मोटर,
समझ गए। लेकिन अगर इसके साथ एक स्प्रिंग लगा दिया जाए यहाँ पर, यानी यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिया जाए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिया जाए ऐसे, तो घुमाने पर अगर स्प्रिंग टाइट हो जाए, ठीक है, अगर स्प्रिंग टाइट हो जाएगा तो ये कुछ दूर तक ही घूम पाएगी, और जैसे ही करंट बंद होएगा वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। करंट जब पास करेगा तो ये रोटेट करेगी, और जब करंट को बंद करेंगे तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। समझ रहे हो? अगर स्प्रिंग लगा दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, तो ये स्प्रिंग जैसे जैसे घूमेगा स्प्रिंग टाइट होएगा, स्प्रिंग टाइट होगा, और टाइट होगा तो घूमना, जब ये वाला फोर्स, बल्कि ये कह लो ये टॉर्क, घुमाने वाला टॉर्क और स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर होगा, स्प्रिंग ऐसे होगा, स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तो हमारी कॉइल घूमना बंद कर जाएगी, हमारी कॉइल घूमेगी नहीं। और जैसे करंट बंद कर देंगे दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, करंट चालू करेंगे घूम जाएगी, बंद कर देंगे तो दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगी। अगर स्प्रिंग ना हो तो ये लगातार घूमती रहेगी, तभी क्या बन जाएगा? तभी मोटर बन जाएगी। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो करंट कैरिंग लूप वाला टॉपिक हमने किया कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, उसमें वही चीज़, वही प्रिंसिपल हमारे फ़ैन में, हमारी मोटर में, जितने भी प्रकार के पंप होते हैं, हर छोटे से छोटा खिलौने के अंदर जो छोटी सी मोटर है, ठीक है, बड़ी से बड़ी मोटर, सब के अंदर यही प्रिंसिपल यूज़ होता है, खासकर इलेक्ट्रिकल मोटर। बात समझ में आई? तो हमारा जो हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये मूविंग कॉइल तो है, ये कॉइल है, ये कॉइल हमारी, ठीक है, ऐसी कॉइल होगी, यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसमें एक बार तार को लपेटा मैंने, ऐसे एक बार तार को लपेटा है, कॉइल के अंदर खूब सारे टर्न्स होंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे 150, 200, 300, कितनी बार भी तुम तार लपेट सकते हो। समझ गए बात? तो ये है हमारी कॉइल, समझ रहे हो? कॉइल। और कॉइल हमारी ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है जो मेरे हाथ में है, और ऐसे रोटेट कर रही है, फोर्स देखो, फोर्स ऐसे घुमा रहा है इसको, देख सकते हो? समझ गए? तो अब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर मीटर होता है, वो तो करंट या वोल्टेज नापने के काम आएगा। गैल्वेनोमीटर का बेसिक जो काम होता है ना, गैल्वेनोमीटर का सिंपल सा काम होता है करंट के मैग्नीट्यूड को और उसकी डायरेक्शन को निकालना। गैल्वेनोमीटर बड़ा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका मेन काम होता है करंट को और करंट की डायरेक्शन निकालना। तो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को गैल्वेनोमीटर किस टाइप का होता है। ये देख सकते हो, ये गैल्वेनोमीटर है, काफ़ी दिन हो गए, इसको धूल साफ कर देता हूँ इसकी थोड़ी सी। आप देख सकते हो कि ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर है, देख रहे हो? थोड़ा नज़दीक लाता हूँ, आप लोगों को नज़र आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, देख रहे हो? ये हमारा गैल्वेनोमीटर, इस पर जी लिखा हुआ है, देख रहे हो? इस पर जी लिखा हुआ है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। और आप देख सकते हो कि इसकी जो निडल है ना, इसकी जो निडल है, इसकी जो निडल है वो निडल सेंटर में है ना, पूरी जो निडल है, थोड़ा साफ कर देता हूँ, काफ़ी गंदा हो रहा है ये, जो निडल है वो एग्जैक्टली सेंटर में, यानी कि जो निडल है वो लेफ्ट में भी जा सकती है और राइट में भी जा सकती है। जो निडल है ना हमारी, वो लेफ्ट में भी जा सकती है और राइट में भी जा सकती है, ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। और जब करंट पास नहीं कर रहे तो सेंटर में, तो लेफ्ट राइट मतलब हल्का सा करंट की डायरेक्शन का भी आइडिया हमें देती है कि करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। अगर मान लो इस तरफ है तो करंट की एक डायरेक्शन है, और जब ये ऐसे टर्न कर जाएगी तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो करंट और करंट की डायरेक्शन दोनों को दिखाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल होती है और वो रखी होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब करंट पास करते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, हमारी कॉइल घूम जाती है, ठीक है। और उसके साथ एक लगी है एक निडल, ऐसी एक निडल लगी है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो निडल जो है जब ऐसे टर्न, जब हमारी कॉइल के साथ जुड़ी हुई है तो कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो निडल भी घूमेगी। और मीटर लगा हुआ है, मीटर पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज को दिखाएगी, समझ गए। तो एक जो है छोटा सा मॉडल, मैं आपको इसको बाद में दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग स्टडी करेंगे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल, इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है
कि करंट कैरिंग कॉइल या लूप एक्सपीरियंसेस टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए करंट कैरिंग लूप कह लो या कॉइल कह लो एक्सपीरियंसेस टॉर्क when placed in magnetic field, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखेंगे तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क उसको घुमाएगा, उसके साथ निडल लगा दोगे तो निडल भी घूमेगी, निडल जहाँ जहाँ ऐसे मूव करते हुए जिस वैल्यू पे होके जाएगी वो उसकी वैल्यू को दिखाएगा। ये है हमारा प्रिंसिपल। और कल हमने टॉर्क का फॉर्मूला भी निकाला था, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा निकाला था ना। और हमने इसको ऐसे भी लिखा था, M क्रॉस B लिखा था ना। थीटा क्या चीज़ है, थीटा क्या चीज़ है? अब देखो, अगर हमारी ये कॉइल है, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, ये टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं कॉइल को ऊपर से, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, कॉइल के प्लेन के, ये प्लेन है कॉइल का, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा। समझ गए? थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल का प्लेन ये है, तो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये हुआ कॉइल के प्लेन और ये हुआ कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ गए? और मैग्नेटिक फील्ड दूसरा, अगर मैं पेन यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊं तो इस तरीके से, ये तो कॉइल हुई, ये प्लेन हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, और मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारी कॉइल रोटेट करेगी, देख रहे हो, रोटेट करेगी, तो दोनों के बीच में एंगल बदलता जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वही है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लगातार यही बनेगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यही रहेगी। और ये हमारी कॉइल का प्लेन है, ये उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। और अगर हमारी कॉइल रोटेट करेगी तो एंगल 0 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, ऐसे रोटेट कर जाएगी तो एंगल फिर से 180 डिग्री, और फिर ऐसे रोटेट करेगी तो फिर 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ऐसे उल्टा घुमा दो तो 360 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री हुआ, और फिर से 0 डिग्री। बात समझ में आई? अलग अलग एंगल हो रहा है। जब हमारी कॉइल रोटेट कर रही है तो फील्ड के साथ कॉइल का परपेंडिकुलर अलग अलग एंगल बना रहा है, अलग अलग एंगल बना रहा है। समझ रहे हो? अलग अलग एंगल बनाएगा तो टॉर्क की वैल्यू भी अलग अलग होगी। बात समझ में आई? अलग अलग एंगल बनाएगा तो टॉर्क की वैल्यू भी अलग अलग होगी। मतलब क्या कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन में 0 टॉर्क, क्यों 0 डिग्री एंगल बन गया ना, प्लेन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कैसा है? 0 डिग्री का है, तो 0 टॉर्क। 0 टॉर्क मतलब करंट फ्लो करते हुए भी हमारी कॉइल ऐसे ही पड़ी रहेगी, करंट फ्लो करते हुए भी हमारी कॉइल घूमेगी नहीं, ऐसी रहेगी। ये तो अच्छी बात नहीं हुई भाई, करंट भी फ्लो कर रहा है, टॉर्क भी नहीं लग रहा, तो अगर हमारी कॉइल ऐसी पोजीशन में आके रुक गई तो वो मीटर थोड़ा ना बनेगा, वो तो मीटर कुछ दिखाएगा ही नहीं। प्रॉब्लम हुई ना? अच्छा, अगर हमारी कॉइल ऐसे हो जाए, या ऐसे कह लो ऐसे हो जाए, कॉइल ऐसे हो जाए, तब टॉर्क मैक्सिमम होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो? तो टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम होगा ना। ऐसे में 0 टॉर्क, ऐसे में मैक्सिमम टॉर्क, ऐसे में 0 टॉर्क, ऐसे में मैक्सिमम टॉर्क। ये तो गलत हुआ कि भाई यहाँ पर तो मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम, फिर बढ़ता 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 मैक्सिमम, फिर घटता 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 0। अलग अलग एंगल पर अलग अलग टॉर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार तो हमारी कॉइल बड़ी ताकत से घूमेगी और कभी कभी तो घूमेगी नहीं, क्यों? टॉर्क नहीं लगेगा। जब टॉर्क नहीं लगेगा तो घूमेगी कैसे? बात समझ में आई? प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम ये है कि हमारी कॉइल अलग अलग एंगल पर अलग अलग टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तो हम क्या चाहते हैं? क्या अलग अलग एंगल पर अलग अलग होना चाहिए या टॉर्क सेम रहना चाहिए?
सेम रहना चाहिए ना, ताकि हर पॉइंट पर वो बराबर फोर्स के साथ, बराबर टॉर्क के साथ स्मूथली रोटेट करे, झटके के साथ नहीं करे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे नहीं, वो स्मूथली रोटेट करनी चाहिए। समझ रहे हो? एंगल पे डिपेंड करनी ही नहीं चाहिए भाई। 0 से 1 पर तो बहुत तेज़ी से घूमी, फिर 1 से लेकर के 90 तक धीरे धीरे घूमेगी, फिर 90 से फिर वापस यहाँ तक आने पर मान लो बहुत तेज़ी से घूमे, फिर धीरे धीरे घूमे, ये तो गलत हो जाएगा। बात में आई? तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, क्या अरेंजमेंट करेंगे? हम ऐसी अरेंजमेंट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर मैक्सिमम 0 टॉर्क लगता है ना, और ऐसे मैक्सिमम टॉर्क लगता है। तो हर सिचुएशन में हमारी कॉइल मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करे, ऐसी अरेंजमेंट करेंगे। अब तो एंगल बदल रहा है तो टॉर्क भी बदल रहा है, समझ गए? तो हम ऐसी अरेंजमेंट करेंगे कि हर सिचुएशन में टॉर्क सेम रहे। अब ये अरेंजमेंट कैसे करेंगे देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले अपनी प्रॉब्लम दूर करते हैं। हमने वैसे मैग्नेट यूज करते हैं ऐसे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और अगर इसको ऊपर से देखें ऐसे, मान लो ऐसे मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और ये हमारी कॉइल है, ये कॉइल हमारी ऐसे ऐसे तार को लपेटा हुआ हम लोगों ने, ये तार ऐसे कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा? टॉप व्यू में हमें ऐसे नजर आएगा, फील्ड ऐसे, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, समझ आए बात? तो इस सिचुएशन में तो अलग अलग एंगल होगा, तो अलग अलग फील्ड होगी, अलग अलग टॉर्क बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मैग्नेट के शेप को बदल देंगे। हम ऐसा प्लेन शेप नहीं लेंगे, हम लोग ऐसे कॉनकेव शेप लेंगे, मैग्नेट का ऐसे कॉनकेव शेप ले लेंगे ऐसे, ठीक है। मैग्नेट के कॉनकेव शेप लेंगे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ऐसा शेप होगा। ऊपर से देखोगे तो मैग्नेट का शेप ऐसा नजर आएगा, टॉप व्यू ऐसा होगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर मैग्नेट का शेप ऐसा हुआ, तो जो हमारी फील्ड है ना, एक और इंतजाम करते हैं इसके अंदर। एक हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, आयरन का सिलेंडर, ये है आयरन सिलेंडर। ये हमने एक आयरन का सिलेंडर लिया और इसके ऊपर कॉइल को लपेटा ऐसे। ये हमारी कॉइल है, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं ना, यहाँ पर कॉइल का जो सिलेंडर होगा, कॉइल के ऊपर की, मतलब कि जिसके ऊपर कॉइल लपेटी है, वो सिलेंडर इस तरीके से नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, ऐसा देख पा रहे हो? थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ऐसा। ये होगी हमारी कॉइल, ये हमारी कॉइल है, और ये है हमारा आयरन, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर कहते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ये है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू, समझ गए? तो आयरन सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ऊपर से देख रहे तो गोल नजर आएगा। ये हमारी कॉइल है, ठीक है, कॉइल को भी सामने से, बगल में से देख रहे हैं हम लोग। अगर ऐसी फील्ड, मतलब ऐसे पोल्स लिए हम लोगों ने, तो फील्ड ऐसे जाएगी, हमारे मैग्नेट में से इस तरीके से जाएगी, ऐसे फील्ड ऐसे होगी, ऐसे। और कॉइल जब घूम करके ऐसे आ जाएगी, जब ये घूम करके ऐसे आ जाएगी, तो फील्ड देखो, हमेशा फील्ड ऐसे होगी, ऐसे होगी,
और ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो जब हमारी कॉइल ऐसी वाली पोजीशन में आएगी तो देख रहे हो, तो कॉइल का परपेंडिकुलर और फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। अच्छा, जब हमारी कॉइल ऐसे होगी, इस तरीके से होगी, तब भी कॉइल के परपेंडिकुलर और फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। और जब हमारी कॉइल रोटेट करते हुए ऐसे आ जाएगी, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ऐसे आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी, तब भी मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री रहेगा। यानी कॉइल की हर पोजीशन के लिए टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। बात समझ में आई? कॉइल की हर पोजीशन के लिए टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, यानी कि अब एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। NIAB sin थीटा, थीटा कॉइल की हर पोजीशन के लिए 90 डिग्री होगा। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ कि जब हम लोगों ने मैग्नेट के प्लेन शेप, प्लेन मैग्नेट को छोड़ करके हम लोगों ने कॉनकेव शेप के मैग्नेट्स लिए। ऐसे कॉनकेव शेप के मैग्नेट्स लिए तो फील्ड ऐसी बनी। फील्ड जो है इस तरीके से बनेगी, इसको मैं ठीक से बना के दिखाऊं तो फील्ड हमारी ऐसी बनेगी। जैसे तो मान लो, इसको ठीक से बना लेते हैं कि अगर हमारा ये एक सर्कल है और आधा मैग्नेट ऐसे हुआ, आधा मैग्नेट ऐसे हुआ, ये सॉफ्ट आयरन है, इधर ये सॉफ्ट आयरन है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये सॉफ्ट आयरन है। थोड़ा सा नजर आया साफ साफ, इसलिए मैं इसको शेडिंग कर रहा हूँ ऐसे। तो हमारी फील्ड ऐसे 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 इस तरीके से होगी, और ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है। तो हमारी कॉइल कोई भी पोजीशन में होगी तो टॉर्क उस पर मैक्सिमम लगेगा। कॉइल हमारी ऐसे होगी तो भी मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ऐसे होगी तो भी मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ऐसी होगी तो भी मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ऐसे बना देते हैं, समझ गए? तो हमारा जो टॉर्क है वो अब एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। इसीलिए हमारा टॉर्क का फॉर्मूला NIAB बन जाएगा अगर हम लोग ऐसे वाले मैग्नेट के पोल्स को यूज करें। इन पोल्स को कहते हैं कॉनकेव शेप्ड पोल्स। ठीक है, इनको कहते हैं कॉनकेव शेप्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये क्या करते हैं? ये ऐसी फील्ड पैदा करेंगे जो हमेशा उनके रेडियस के अलोंग होगी। देखो, उनके रेडियस के अलोंग होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसको बनाएं, इसको देखो ऐसे, ठीक है, और ऐसे, हमेशा रेडियस के अलोंग होगी। तो कॉनकेव शेप मैग्नेट पोल्स प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कॉनकेव शेप मैग्नेट पोल्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से हमेशा टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, NIAB मिलेगा। आई बात समझ में? तो टॉर्क हमेशा मैक्सिमम मिलेगा और एंगल पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अब हमारी कॉइल बड़े आराम से स्मूथली रोटेट कर सकती है, अब झटकों में रोटेट नहीं करेगी। बात समझ में आई? तो ये गैल्वेनोमीटर की वर्किंग के अंदर मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी बात बताई। ठीक है, देखते हैं टाइम कितना रह गया है। तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी बात बताई है कि हमारे जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कॉनकेव शेप के बनाए जाते हैं, ऐसे। बात समझ आ गई? ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं प्रिंसिपल के बाद। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन
कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन तो मैंने बना ही दिया, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ऐसे कॉनकेव शेप्ड पोल्स होंगे, ऐसे कॉनकेव शेप पोल्स होंगे, ऐसे इस तरीके से, ऐसे 3D बना रहा हूँ, और इसके ठीक सामने ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, ऐसे पोल्स होंगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसके बीच में होगा एक सिलेंडर, ऐसा एक सिलेंडर होगा, ठीक है, ऐसा एक सिलेंडर होगा इस तरीके से। और उस सिलेंडर के ऊपर हम लपेटेंगे एक कॉइल, ऐसे एक कॉइल को हम लोग इसके ऊपर वाइंड करेंगे, ऐसे ऐसे लेके गए, फिर ऐसे ऐसे वाइंड करेंगे, ऐसे लेके गए, यहाँ से लाए, ऐसे, ठीक है। इनको कहते हैं वाउंड्स, वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा, 3 बार लपेटा, ठीक है। कॉनकेव शेप्ड पोल्स के बीच में सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर हम एक कॉइल को हमने वाइंड किया है, ठीक है। इस कॉइल में करंट भी जाना चाहिए, और इस कॉइल से पॉइंटर भी जुड़ेगा, पॉइंटर स्केल के ऊपर भी होगा, तो ये सारी भी अरेंजमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, यह है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर की मदद से हमने इसको हैंग किया हुआ, लटकाया हुआ, सस्पेंड किया हुआ, ठीक है। एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर की मदद से इसको हमने हैंग किया है, किसको, हमारी कॉइल को। कॉइल किसके ऊपर लपेटी हुई है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर लपेटी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए टॉर्शन हेड है, ये एक तरीके से स्क्रू है, ये है टॉर्शन हेड, ये सपोर्ट भी करता है और हमारी कॉइल को हैंग भी करता है और करंट भी पास करेगा। नीचे भी एक और टॉर्शन हेड है, ऐसे, ठीक है। और एक्सक्यूज मी, इन दोनों के बीच में हमने कनेक्शंस दिए हुए, कनेक्टर्स हैं, यहाँ से हम लोग करंट पास करेंगे, इसमें से हम लोग करंट पास कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है। पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम के जो गैल्वेनोमीटर होते थे उसके यहाँ पर एक मिरर लगा होता था, एक मिरर छोटा सा कांच का टुकड़ा, उसके ऊपर लाइट डालते थे, ऐसे लाइट डालते, लाइट, और लाइट टकरा करके कहीं पर गिरती थी, दीवार पे होता स्केल होता था, ऐसे स्केल, दीवार पे ऐसे स्केल होता था। तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन है ना, यहाँ से जब हमारी कॉइल घूमेगी तो रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा, है ना। पहले तो सेंटर में पड़ा रहेगा, जो लाइट का रिफ्लेक्शन है ना वो सेंटर में आएगा। बाद में जब हमारी कॉइल घूमेगी ना तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्लेक्शन है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, और कुछ दूर जाकर के रुक भी जाएगा थोड़ी देर के बाद। हम फिर नोट कर लेंगे भी कितनी दूर गया। लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है, मैं उसका डायग्राम दूसरे तरीके से बनाऊंगा, फिलहाल जो प्रॉपर तरीके से बुक में बताया गया है मैं उसको बना रहा हूँ। तो ये है हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, ये है हमारे कॉनकेव शेप्ड पोल्स, ठीक है, ये दोनों कॉनकेव शेप्ड पोल्स हैं। ये है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ये भी टॉर्शन हेड है, इसे भी टॉर्शन हेड कहेंगे, टॉर्शन हेड, ठीक है। बात में क्लियर है। अब इसकी वर्किंग भी देख लो। जब करंट पास करेंगे
तो कॉइल पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का फॉर्मूला हमारी स्पेशल अरेंजमेंट के लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क का फॉर्मूला अब हमेशा के लिए NIAB बन गया। अब साइन थीटा हट गया, टॉर्क हमेशा इतना ही रहेगा। तो जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा टॉर्क, जितना ज़्यादा टॉर्क उतना ज़्यादा कॉइल घूमेगी। लेकिन कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग जो हमारा तार हमने जो लगाया हुआ है वो तार क्या करेगा, वो तार भी मरोड़ी खा जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। समझ के बाद वो जो वायर, जिस वायर से हमने लटकाया हुआ है ना, वो वायर भी ऐसे मरोड़ी खा जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट। और जब तुम करंट को बंद करोगे ना तो वापस से कॉइल को वहीं ले आएगा जहाँ से वो चली थी। फिर से पास करोगे तो फिर से ट्विस्ट हो जाएगा, वायर ट्विस्ट हो जाएगा। कौन सा वायर? फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर, ये ट्विस्ट हो जाएगा। और जैसे ही करंट बंद करोगे ये अनट्विस्ट हो जाएगा, दोबारा से वहीं आ जाएगा। तो स्प्रिंग का फ़ायदा समझ में आया कि जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे करंट को, हमारा रीडिंग 0 पे आ जाएगी। जब करंट पास करेंगे तो हमारी सुई, अगर यहाँ सुई लगा दी, निडल लगा देंगे तो निडल ऐसे घूम जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे निडल ऐसे घूम जाएगी, ऐसे ऐसे। समझिए बात क्लियर है? ये हुई वर्किंग। अब देखते हैं टाइम अगर रहा होगा तो हम लोग बचा हुआ काम। चलो, तो जब हमारा जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर है ना वो ट्विस्ट हो जाएगा तो वो हमारे इस टॉर्क का मुकाबला करेगा। इस टॉर्क को, जो कॉइल को घुमा रहा है ना, तार की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो इसके खिलाफ होगा, इसके अगेंस्ट होगा, घूमने नहीं देगा। समझ रहे हो? मान लो हमारा वायर अल्फ़ा डिग्री के एंगल पे घूम गया, हमारी कॉइल अल्फ़ा डिग्री के छोटे से एंगल पे घूम गई, छोटे से एंगल पे घूम गई, मामूली से एंगल पे घूमी, ठीक है। तो उसके अंदर एक ऐसा टॉर्क पैदा होगा वायर के अंदर जो हमारी कॉइल को दोबारा से वहीं लाने की कोशिश करेगा। उस टॉर्क को, वो टॉर्क एंगल के प्रोपोर्शनल होगा ना, अल्फा, प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अल्फा है रोटेशन इन द वायर, ट्विस्टिंग इन द वायर, एंड टॉर्क इज इक्वल टू के अल्फा। के स्प्रिंग की प्रॉपर्टी बताता है। के बड़ा होगा तो हमारा एंगल छोटा सा होगा, यानी अगर के बड़ा मतलब अगर वायर बहुत टाइट होगा ना, बहुत टाइट होगा तो हमारा कॉइल बहुत मामूली से घूमेगी, एंगल छोटा हो जाएगा ना। और अगर हमारा वायर बहुत ही नाजुक सा है ना तो हमारी कॉइल बहुत ज़्यादा घूम जाएगी, एंगल बहुत बड़ा होगा। तो के बताता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और के को हम ज़्यादातर बहुत छोटा सा रखते हैं, के को बहुत मामूली सा रखते हैं ताकि हमारा एंगल बड़ा हो। बस में आई दो बातें क्लियर हुई कि एक, ये तो हमारी कॉइल को रोटेट करेगा, ये हमारी कॉइल को रोटेट होने से रोकेगा। एक रोटेट कर रहा है, एक रोटेट होने से रोक रहा है। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन? रोटेशनल टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क। कॉइल की वजह से रोटेटिंग टॉर्क और वायर के टॉर्क की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क जब इक्वल हो जाएंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर, when rotating torque becomes equal to restoring torque, तब क्या होगा? तब हमारी कॉइल रोटेट करना बंद कर देगी। Then the coil stops rotating, the coil रोटेट करना बंद कर देगी। तो यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो हम लिखेंगे NIAB इज इक्वल टू के अल्फा। NIAB इज इक्वल टू के अल्फा। ये वो टॉर्क है जो हमारी कॉइल को घुमा रहा है, और ये वो टॉर्क है जो हमारी कॉइल को घूमने से रोक रहा है। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारी कॉइल किसी एक एंगल पे आके घूमती हुई रुक जाएगी।
बात समझ में आई? ठीक है। और जब रुक जाएगी तब वो उस एंगल की रीडिंग हम नोट कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से। ठीक है, तो इसी को मैं आगे लिखूंगा। इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ। इस फिगर का मैं इजी वाला फिगर भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन ये 3 डायमेंशन फिगर है फील देने के लिए कि भाई एक्चुअल में हमारा गैल्वेनोमीटर होता कैसे है। तो मैंने ऐसे 3D वाला फिगर बनाया है, जो हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। मैं एक ईजी वाला भी बनाऊंगा। फिलहाल तो हमने ये लिखा NIAB इज इक्वल टू K अल्फा, रोटेटिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज टाइम लगता है मुझे हो गया है, तो हम कल मिलेंगे, फिर मंडे को मिलेंगे और इस बचे हुए टॉपिक को हम लोग पूरा करेंगे। तब तक ध्यान रखना। सी यू, बाय।